हाय, मैं श्वेता शिक्षा पीडिया से। देखिए, मैंने अपना बायोलॉजी क्लास 12th की बायोलॉजी का मेरा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया था। उसके मैंने लेक्चर फर्स्ट में मैंने स्टार्ट कर दिया था आपको। पहले तो मैंने आपको पूरे सिलेबस के जो चैप्टर का पूरा सिलेबस है उसके बारे में बताया था। फिर मैंने आपको नर जनन तंत्र शुरू कर दिया था, ठीक है। उसका मैंने फर्स्ट पार्ट में उसमें करा चुकी हूँ। आज मैं नर जनन तंत्र का पार्ट 2 आप लोगों को इसमें कराऊंगी और नर जनन तंत्र पूरा आज मैं आपको इस लेक्चर में ख़त्म कराऊंगी, ठीक है। देखिए तो फिर आगे नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा देख लेते हैं मैंने आप लोगों को क्या कराया था प्रीवियस क्लास में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो नर जनन तंत्र है इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग। अच्छा, दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था सहायक अंग, सहायक अंग। फिर तीसरा बताया था मैंने सहायक ग्रंथियां। फिर फोर्थ था हमारा बाह्य जनेंद्रियां। ठीक है। देखिए, प्राथमिक अंग में हमारा आता था वृषण, ठीक है। सहायक अंग में हमारे आते थे वृषण जालिका, पहले आता था वृषण पालिका। और वृषण पालिका की संख्या कितनी होती थी? 250, ठीक है, यानी कि 250 होती थी। अच्छा, फिर वृषण पालिका में आती थी हमारी शुक्र जनन नलिका। फिर शुक्र जनन नलिका से भी नली जैसी एक संरचना निकलती थी जो एक जाल के रूप में बना लेती थी, जिसे बोलते थे हम शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी से एक और फिर एक मिक्स संरचना निकलती थी जिसे बोलते थे हम अधिवृषण। अधिवृषण के बाहर एक और संरचना थी जिसे बोलते थे हम शुक्रवाहक। ये शुक्र जनन नलिका मिलके शुक्र वाहिनी के बाद में एक जाली जैसी संरचना बनाती थी जिसे बोलते थे वृषण जालिका, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हमारे ये थे कौन से थे हमारे सहायक अंग। हमारे सहायक ग्रंथियों में यानी कि मेल में हमारे 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती थी। एक थी शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरी थी हमारी वल्वो यूरेथ्रिल ग्रंथि। ठीक है। अच्छा, बाह्य जननेंद्रिय में हमारा आता था शिश्न यानी कि पेनिस, ठीक है। यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया था वृषण के बारे में, ठीक है। प्राथमिक अंग स्टार्ट कर दिया था। प्राथमिक अंग मैंने आप लोगों को बताया था वृषण के बारे में। वृषण यानी कि टेस्टिस। वृषण के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वृषण संख्या में कितने होते हैं? 2, यानी कि 1 जोड़ी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि वृषण शरीर के बाहर स्थित होते हैं। ह्यूमन में वृषण कहाँ होते हैं? शरीर के बाहर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो वृषण होते हैं वो एक थैलीनुमा संरचना में पैक होते हैं जिसे बोलते हैं हम स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश। किस में पैक होते हैं हमारे वृषण कोश में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जो वृषण का तापमान होता है हमारे बॉडी के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि वृषण में ही हमारे क्या बनते हैं? शुक्राणु, यानी कि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण
निर्माण होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि वृषण की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इतना बता चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि जो वृषण कोष होते हैं वो किसी किसी जीव में तो शरीर से बाहर होते हैं, यानी कि ह्यूमन में तो हमें पता है कि शरीर से बाहर होते हैं, लेकिन किसी किसी में शरीर के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और किसी किसी जीव में तो ये सीजनल वाइज होते हैं, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग होते हैं, गर्मियों में बाहर, सर्दियों में अंदर, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ह्यूमन में हमारे कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर स्थित होते हैं। अच्छा, एक बात और मुझे आपको बतानी थी कि जो भ्रूण होता है, माँ के जो वृषण होते हैं माँ के गर्भ में ही शरीर से बाहर आ जाते हैं। कैसे? जैसे भ्रूण का जो हमारा 7वां महीना होता है, देखिए 7वें महीने में जो भ्रूण होते हैं वो माँ यानी कि जो बच्चा होता है, जैसे अगर वो मेल है तो उसमें माँ के गर्भ में ही 7वें महीने में जो ये वृषण होते हैं वो भ्रूण से बाहर आ जाते हैं। किसके द्वारा? इंग्यूनल कैनाल के द्वारा, ठीक है। बात समझ में आई? यानी कि भ्रूण में जो वृषण होते हैं, ऐसा नहीं है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके बाहर आते हैं। हमारा जो भ्रूण है, माँ का गर्भ है, उसी में ही हमारे मतलब सारे पार्ट बनने लगते हैं। तो 7वें महीने में ये वृषण क्या होते हैं, शरीर से बाहर आ जाते हैं। यदि ऐसा हो बाई चांस कि अगर शरीर से बाहर ये नहीं आए तो ऐसे जो मनुष्य होता है, ऐसा जो पुरुष होता है, ऐसे पुरुष को हम वांझ पुरुष कहते हैं। क्या बोलते हैं? वांझ पुरुष, ठीक है। तो और ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोक्रिज्म बोलते हैं। ऐसे विकार यानी कि ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं? ऐसे दोष को क्या, भाई जब शरीर से बाहर नहीं निकला तो उसमें कोई दोष हो गया ना, तो ऐसे दोष को हम बोलते हैं क्रिप्टोक्रिज्म, ठीक है। बात समझ में आई? तो हमने क्या पढ़ा था कि वृषण क्या होते हैं? वृषण ह्यूमन में, मनुष्य में कितने होते हैं? एक जोड़ी। ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। ये एक वृषण एक जालीनुमा मतलब एक थैलीनुमा संरचना में पैक होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? वृषण कोष। जो हमारे वृषण होते हैं उसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, ठीक है। और वृषण में हमारे क्या बनते हैं? शुक्राणु, यानी कि जो स्पर्म, शुक्राणु क्या होते हैं? हमारे मेल गैमीट। शुक्राणु क्या होते हैं? हमारे मेल गैमीट। वृषण की लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था कि जो वृषण होते हैं वो माँ के गर्भ में यानी कि भ्रूण में ही कैसे मतलब 7वें महीने में इंग्यूनल कैनाल द्वारा शरीर से बाहर आ जाते हैं। अगर यदि नहीं आए तो ऐसे पुरुष को हम क्या बोलते हैं? वांझ पुरुष बोलते हैं, और ऐसी बीमारी को हम क्रिप्टोक्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको वृषण कराने के बाद में मैंने आपको बताया था वृषण का अनुप्रस्थ काट, यानी कि वृषण को मैंने 20 में से काटा था। फिर मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे ये है हमारा क्या है? वृषण, ठीक है। मैंने ये क्या है? हमारा वृषण। मैंने बताया था कि वृषण की जो सबसे बाहर वाली परत होती है जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उस परत का नाम क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत क्या करती है कि अंदर की ओर धंसकर कुछ ऐसी खांचे जैसी संरचना बनाती है, ठीक है। ऐसी खांचे जैसी संरचना बनाती है। इस खांचे जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? वृषण पालिका। वृषण पालिका, ठीक है। अच्छा, मैंने बताई थी वृषण, ये खांचे जैसी संरचना संख्या में कितनी होती है? 250। कितनी होती है? 250 यानी कि 250, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था इस खांचे जैसी संरचना के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिका। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका, ठीक है। ये शुक्र जनन नलिका हमारी किस में पाई जाती है? वृषण पालिका में। किस में पाई जाती है? वृषण पालिका में। और ये एक वृषण पालिका में इसकी संख्या 2 से 3 होती है। कितनी होती है? 2 से 3, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करती हैं?
कुछ ऐसी नली जैसी संरचना बना लेती हैं। ठीक है, ऐसा एक जाल जैसा रूप बना लेती है आगे चल के। कौन है ये हमारी वृषण शुक्रजनन नलिका, शुक्रजनन नलिका हमारी आगे चल के एक जाली जैसा रूप बना लेती है। ठीक है, ऐसे एक जाल जैसी संरचना बना लेती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम वृषण जालिका। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब वृषण जालिका से ही बाहर कुछ ऐसी संरचना निकलती है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। ठीक है। अच्छा, शुक्रवाहिनी के इधर एक और ऐसी संरचना निकलती है जिसे बोलते हैं हम अधिवृषण। अधिवृषण। अधिवृषण से इस तरीके से एक और संरचना निकलती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम शुक्र वाहक नलिका। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को? यानी कि देखिए, आपको क्वेश्चन पूछ भी लेगा कि वृषण कोश का अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बनाइए, तो आपको सचित्र वर्णन कीजिए, आपको ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, इतना मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था, आज थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया था क्योंकि रिवीजन भी सही होता है। देखिए, ये है हमारा, देखिए इसमें आपको ये दिख रहे हैं क्या, हमारे टेस्टिस यानी कि वृषण। क्या है हमारे वृषण। ठीक है। अच्छा, वृषण एक थैलीनुमा, देखिए इस संरचना में पैक है, ये है कि नहीं? इसको बोलते हैं स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश। ठीक है। अच्छा, वृषण कोश, ये देखिए ये है हमारी एक नलिका निकल रही है। ये जो नली निकल रही है ना, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहक नलिका। शुक्रवाहक नलिका। आप ये देखिए, ये अच्छा, और ये वाला जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा है अधिवृषण। अधिवृषण। ठीक है। अच्छा, वृषण कैसा, इसमें हमारी पाई जाएंगी वृषण पालिका, शुक्रजनन नलिका, सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर वृषण के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। आपको वृषण के बाहर क्या दिखाई दे, ये स्ट्रक्चर अधिवृषण। अधिवृषण से एक और नली जा रही है जो हमारे किससे मिल रही है, इसमें मूत्र मार्ग से इसमें ये मिल रही है। तो इसी को हम, सॉरी, ये हमारे इसमें हम मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शुक्रवाहक नलिका। ठीक है, इनकी यूरेटर में। बात समझ में आई? अच्छा, आपको जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा कहलाता है पेनिस यानी कि शिश्न, जिसे हम बाह्य अंग, बाह्य जननेंद्रियां बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी जो ग्लैंड दिखाई दे रही है, ये इस ग्लैंड को बोलते हैं हम क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। तो अब आगे देखिए, इसमें शुक्रवाहिनी, ऐसा है शुक्रवाहिनी जो है वो अंदर है, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, बाहर नहीं दिखाई दे रही, बाहर बस आपको ये वाली दिखाई दे रही है, ये आपको अधिवृषण है। ये आपकी जो ये नली जा रही है, ये शुक्रवाहक नलिका है। ठीक है। अब देखिए, सहायक ग्रंथियां, मैंने आपको बताया था कि जो नर होते हैं यानी कि जो मेल होते हैं, उसमें कितने प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, 3 प्रकार की, यानी कि उनके जनरल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कितने प्रकार की ग्रंथि है, 3। कौन कौन सी? शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और वल्वो यूरेथिल ग्रंथि। ठीक है। देखिए, शुक्राशय ग्रंथि होती है, ये संख्या में 2 होती है। ठीक है। अच्छा, जो हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये संख्या में 1 होती है, और जो हमारी बल्वो यूरेथिल ग्रंथि होती है, ये भी ये संख्या में हमारी 2 होती है। बात समझ में आई? तो यानी कि जो शुक्राशय ग्रंथि होती है, टेस्टिकुलर ग्लैंड्स होती है, वो कितनी होती है, 2, और जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है वो कितनी होती है, 1, और जो बल्वो यूरेथिल ग्लैंड्स होती है वो हमारी कितनी होती है, 2। ठीक है।
देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं ग्रंथियों के बारे में। इसमें नहीं है, इसमें साफ, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, इस वाले में बता दे रही हूँ। देखो ये है, यहाँ पे जो ये वाली आपको ग्लैंड्स दिखाई दे रही है, ये ग्रंथि दिखाई दे रही है, कौन सी ग्रंथि है हमारी? प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। अच्छा जो आपको ये वाली जो ग्रंथि दिखाई दे रही है, इसमें नहीं है, ये हमारी देखो इधर ही पाई जाती है हमारी इसमें मूत्र मार्ग में ही, ठीक है, सॉरी यूरेटर में, इसमें हमारी पाई जाती है, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? 2 पाई जाती है, शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है। अच्छा शुक्राशय ग्रंथि के ही नीचे हमारी कौन सी ग्लैंड्स होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे ही ये पाई जा रही है, दो ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं वल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि, वल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है, समझ में आ गई। यानी कि सबसे ऊपर यहाँ पे हमारी कौन सी पाई जाएंगी? शुक्राशय ग्रंथि, इसी के नीचे जो होती है वो हमारी कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि, इसी के नीचे 2 पाई जाती है, कौन सी हमारी? वल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो शुक्र जनन नलिका होती है, शुक्र जनन नलिका में ही हमारे क्या बनते हैं? अच्छा शुक्र जनन नलिका में मैंने 2 प्रकार की कोशिकाएं बताई थी, एक बताई थी नरजन्म कोशिका और एक बताई थी मैंने कौन सी? बताओ, मैंने 2 प्रकार की कोशिका बताई थी, एक बताई थी सर्टोली कोशिका, ठीक है। फिर आप ये बताइए कि जो नरजन्म कोशिका में मैंने आप लोगों को बताया था उसमें हमारे कौन बनते हैं? शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनते हैं। अच्छा नरजन्म यानी कि शुक्र जनन नलिका में हमारे क्या बने? शुक्राणु। अच्छा शुक्र जनन नलिका से हमारे शुक्राणु कहाँ पर आए? हमारी वृषण जालिका में, ठीक है। वृषण जालिका से कहाँ पर आए? हमारे शुक्रवाहिनी में, शुक्रवाहिनी से अधिवृषण में, अधिवृषण से हमारे कहाँ पाए? शुक्रवाहक नलिका में, ठीक है। अच्छा अब देखिए शुक्रवाहक नलिका में, अब शुक्रवाहक नलिका से जो हमारे स्पर्म आते हैं वो शुक्रवाहक नलिका द्वारा हमारे उसमें आते हैं यूरेटर में, ठीक है। वहां पे आपको एक ग्रंथि मिलती है, कौन सी ग्रंथि मिलती है? हमारी शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि मिलती है, ठीक है। देखिए यह ग्रंथि मूत्राशय के आधारीय भाग में पाई जाती है, जो हमारा यूरेटर है यानी कि जो मूत्राशय है उसके आधारी भाग में ये हमारी क्या ये ग्रंथि पाई जाती है। यह एक गाढ़ा क्षारीय द्रव जिसमें फैक्टोज और कैल्शियम पाए जाते हैं, इस ग्रंथि से एक लिक्विड निकलता है, ठीक है। उसमें हमारे क्या मिले होते हैं? फैक्टोज और कैल्शियम, क्या निकलते हैं? फैक्टोज और कैल्शियम उसमें मिले होते हैं। वह गाढ़ा द्रव क्या करते हैं? शुक्राणुओं को तरल माध्यम और पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि जो हमारी वाली ग्लैंड्स है शुक्राशय ग्रंथि, ये क्या करती है? जो शुक्राणु हमारे स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है, उनको एक तरल माध्यम प्रदान करती है, ठीक है। उसमें क्या मिला हुआ होता है? उसमें फैक्टोज और कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और जो वो होता है जो तरल माध्यम जो पदार्थ होता है वो क्या करता है? इसको पोषण, जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करता है और उनको क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे शुक्राणु वीर्य में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे शुक्राणु होते हैं उनको एक तरल माध्यम मिलता है, ठीक है। उस जो तरल जो माध्यम मिलता है, एक चिपचिपा जो पदार्थ जो होता है तरल माध्यम, उसको हम क्या बोलते हैं? वीर्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वीर्य यानी कि सीमन बोलते हैं, ठीक है। इसी वीर्य में हमारे क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु यानी कि स्पर्म इसी में हमारे पाए जाते, इसी के द्वारा आते। अच्छा अब ये शुक्राशय ग्रंथि से आए, मैंने वो क्या बोला था? शुक्राशय ग्रंथि संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2, ठीक है। अच्छा फिर मैंने आपको बताया था शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि हमारी कहाँ पाई जा रही थी? मूत्राशय में। कहाँ पाई जा रही थी? मूत्राशय में। अच्छा मूत्राशय शुक्राशय ग्रंथि की संख्या कितनी थी? 2। फिर शुक्राशय ग्रंथि के नीचे एक और ग्रंथि पाई जाती है, हमारी कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1।
तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में 1 होती है। ये मूत्राशय भाग के आधारी भाग में ही पाई जाती है। लेकिन देखिए जहाँ पर हमारी जो शुक्राशय ग्रंथि पाई जाती है उसी के नीचे ही जो मूत्राशय के आधारी भाग में वहीं पर ही हमारी क्या पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या करती है, एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है। ये भी शुक्राणु क्या करते हैं, गतिशीलता प्रदान करते हैं। गतिशीलता मतलब उसको मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शुक्राणु होते हैं वो चल होते हैं, यानी कि वो गति करके जाते हैं, अपनी उसमें एक पूंछ होती है उसके द्वारा वो चल के जाते हैं। ठीक है, तो जो उनको जो गति प्रदान करती है वो कौन सी ग्रंथि करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे मूत्राशय में सबसे पहले कौन सी ग्रंथि थी, हमारी शुक्राशय ग्रंथि, वो संख्या में कितनी थी, 2। उसके नीचे हमारी कौन सी थी, प्रोस्टेट ग्रंथि, वो संख्या में कितनी थी, 1। अब उसी के नीचे हमारी कौन सी ग्रंथि आती है, हमारी वल्वोयूरेथिल ग्रंथि। देखिए यह एक जोड़ी ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। कहाँ पर होती है, किसके नीचे पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होती है, जो मैथुन के दौरान पारदर्शी क्षारीय द्रव का स्रावण करती है, यानी कि एक लिक्विड का स्रावण करती है। अकल देखिए मैथुन का मतलब जब जो फीमेल का शिश्न होता है, ठीक है, जब फीमेल के योनि से मिलता है, यानी कि जो मिलने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैथुन। ठीक है, उस टाइम ये क्या करता है, एक पारदर्शी क्षारीय द्रव का स्रावण करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको ग्लैंड्स के बारे में समझ में आ गया। कितनी ग्रंथि मैंने बताई थी, उसमें मेल में 3, कौन कौन सी, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि और वल्वोयूरेथिल ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि कितनी होती है, 2, प्रोस्टेट ग्रंथि 1, वल्वोयूरेथिल 2। ठीक है, अच्छा अब हमारा बाह्य जनेंद्रिय हमारा आता है, हमारा एक लास्ट पार्ट बचता है, वो है हमारा शिश्न। ठीक है, यानी कि पेनिस। मैंने अधिक इस डायग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसमें देख लीजिए, देखिए जो ये वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये बाहर की ओर, देखिए ये तो हमारे मूत्र नली है, ठीक है, मूत्र मार्ग है। ठीक है, इसी के ये जो बाहर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम शिश्न। ठीक है, यानी कि पेनिस। अच्छा, इसके ऊपर एक और हमारी एक त्वचा पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम शिश्न मुंड। ठीक है, इधर एक और हमारी पतली सी एक और पाई जाती है जिसके बोलते हैं हम आच्छद। यही जो हमारा शिश्न है ये काम करता है हमारा किसका, मैथुन का काम करता है। ठीक है, तो आपका जो मेल जो वाला पार्ट है, देखिए इसको मैं एक बार, ये है हमारा इसका डायग्राम। अगर प्रॉपर क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन आता है, ये पूछा भी जाता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको वो डायग्राम नहीं, आपको जो डायग्राम वैसे सही लगे वैसे मेन डायग्राम आपका ये है, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं एक बार मैं आपको फिर बना के दिखा दे रही हूँ। देखिए यही बना के दिखा दे रही हूँ। देखो ये हमने बनाया टेस्टिस। ठीक है, क्या है हमारे टेस्टिस, यानी कि वृषण। ये किस में पैक होते हैं, हमारे एक थैलीनुमा संरचना में पैक होते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, वृषण कोश, यानी कि स्क्रोटम। ठीक है, देखिए एक तरफ के मैं नाम लिख रही हूँ तो आप समझ जाना, दूसरे वही है। ठीक है, ये क्या है हमारे वृषण कोश। ठीक है, अच्छा ये है हमारा वृषण। ठीक है, अब वृषण के ही ऊपर इधर एक और संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण। ठीक है, अच्छा जो मैंने आपको जो संरचना बनाई थी, शुक्र जनन नलिका, शुक्र वाहिनी, ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। आप बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या होता है, ये देखिए मैं चलो मैं बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे ये वृषण अंदर की ओर धंसकर
कुछ ऐसी खांचे जैसी संरचना बना लेता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? वृषण पालिका। वृषण पालिका में कुछ संरचनाएं होती हैं कुछ ऐसी, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिका, ठीक है। यही शुक्र जनन नलिका एक जाल जैसी संरचना बना लेती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? वृषण जालिका। यही वृषण जालिका से कुछ और संरचना निकलती है ऐसे करके, उसे क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी। ये शुक्र वाहिनी किससे मिल रही है? हमारे अधिवृषण से। अधिवृषण से हमारी एक और संरचना निकलती है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं शुक्रवाहक नलिका। यहां से ही बना देती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो शुक्रवाहक नलिका है ये हमारे यहाँ आकर खुलती है मूत्राशय में। ये क्या है हमारा? मूत्राशय, ठीक है। और ये क्या है हमारी? शुक्रवाहक नलिका। शुक्रवाहक नलिका। यही मूत्राशय में हमारी एक ग्रंथि पाई जाती है, कुछ इधर पाई जाएगी कुछ एक इधर। इस ग्लैंड्स को बोलते हैं हम शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे हमारी इधर एक और इधर ग्रंथि पाई जाती है। मैंने बताई थी वो संख्या में कितनी होती है? केवल एक होती है। ऐसे करके पाई जाएगी ऐसे, ठीक है। इस ग्रंथि को बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। अच्छा, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे यहाँ पर और एक ग्रंथि पाई जाती है, एक जोड़ी, वो कौन सी कहलाती है हमारी? वल्वो यूरेथ्रिल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाहर देखिए जो हमारी इधर एक और त्वचा पाई जाती है, परत, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? शिश्न, यानी कि पेनिस, ठीक है। अच्छा, अब इसके इधर इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि नहीं बताइए? हाँ, जो स्किन टाइप का जो पार्ट होता है इसी को बोलते हैं हम शिश्न, यानी कि पेनिस बोलते हैं। अच्छा, शिश्न मुंड के ऊपर के साइड में एक और संरचना पाई जाती है हल्की सी स्किन टाइप में, जिसे बोलते हैं हम शिश्न मुंड, शिश्न मुंड, ठीक है। तो ये है हमारी किसकी संरचना? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आपको इस तरीके से बनाना है। मैंने आपको एक प्रॉपर डायग्राम भी दिखा दिया, और अगर आपको हाथों से बनाना हो तो आप इस तरीके से इसको बनाइए, ठीक है। तो आज का मेरा जो आप लोगों को समझ में आया ये बताइए, ठीक है। तो देखिए, आज का जो मेरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यही समाप्त होता है। और आज मैंने ये सही, कल की जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी? उसमें आपको मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कराऊंगी, ठीक है। तो आज आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई है तो मेरा जो हमारा चैनल है शिक्षापीडिया, इसको आगे वाले बच्चों को, आगे और बच्चों को हमारे इस लिंक को शेयर कीजिए। और यदि आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद।